सुनो तो। स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने सन 1753 ईस्वी में जंतु और पौधों के वर्गीकरण की एक विशेष पद्धति की शुरुआत किया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। उस पद्धति को वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति कहा जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक है जिसका नाम है कार्ल लिनियस ने सन 1753 ईस्वी में जंतु और पौधों के वर्गीकरण की एक विशेष पद्धति की शुरुआत किया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया और उसी पद्धति को द्विनाम पद्धति कहा जाता है। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का उल्लेख कार्ल लिनियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कार्ल लिनियस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम में किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लैंगिक लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया है। इसके बाद उनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी प्रकाशित हुई। कार्ल लिनियस की पहली पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरा है और दूसरी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी प्रकाशित हुई। यह पुस्तक वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों को आधार बनी और नामकरण की इस द्विनाम पद्धति के अनुसार कुछ दिया हुआ है कि द्विनाम पद्धति के अनुसार बांटा कैसे है। तो पहला दे रहा कि प्रत्येक जंतु या पौधे का नाम दो शब्दों के द्वारा बनाया गया। जो भी जंतु या पौधा होगा उसका दो शब्दों से नाम बनेगा, एक शब्द से नहीं बल्कि दो शब्दों से नाम बनेगा। नाम के दोनों शब्दों में से पहला वंश का नाम होगा और दूसरा जाति का नाम होगा। किसी भी जीव का नामकरण करते समय पहला जो शुरुआती शब्द रहेगा वो वंश का नाम रहेगा और जो बाद वाला शब्द रहेगा वो जाति का नाम रहेगा। ठीक। जंतु और पौधों के नाम के अंत में उस वैज्ञानिक का नाम सांकेतिक अथवा संक्षिप्त रूप में जोड़ दिया गया रहेगा। मतलब जो भी नाम दिया रहेगा कैची का, किसी भी जीव का हमको नाम रखना है, ठीक है ना। किसी भी जीव का नाम रखना, दो नाम रख, पहला वंश रहेगा, दूसरा जाति। अब कोष्ठक में वैज्ञानिक का नाम रहेगा। जिस वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया है उसका नाम रहेगा। सुनो आगे। जैसे मानव के नामकरण में वंश का नाम होमो है। हम लोग किस वंश से आते हैं? होमो वंश से आते हैं। और जाति का नाम है सेपियंस। जाति का नाम है सेपियंस। सेपियंस एवं वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार नामकरण किया उसका नाम है लिनियस। होमो सेपियंस लिनियस पूरा नाम हम लोग का आता है मानव का। होमो वंश, सेपियंस हो जी जाति और लिनियस हो गया वैज्ञानिक का नाम। जो अभी नाम बताए कार्ल लिनियस, यही नाम आया ना। तो सब जो वैज्ञानिक जिस जाति का दो नाम रखेगा उसके अंत में वैज्ञानिक का नाम जरूर रहेगा। जो अंत वाला वर्ड होगा याद रखना को वैज्ञानिक का नाम है। जो अंत वाला वर्ड होगा वो वैज्ञानिक का नाम है। जिसने प्रथम बार नामकरण किया है। लिनियस को एक साथ लिखने पर मानव का वैज्ञानिक नाम क्या बन जाता है? तो होमो सेपियंस लिनियस। होमो सेपियंस लिनियस ये मानव का वैज्ञानिक नाम याद रख लेना है ना, होमो सेपियंस लिनियस है। आधुनिक परंपरा में प्राय नामकरण में दो शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। पहला क्या? होमो सेपियंस, दूसरा सेपियंस। लिनियस की द्विनाम पद्धति का निम्नलिखित महत्व है। जब लिनियस ने दो नाम दिया तो उसका कोई तो महत्व है ना, तो इसका कुछ निम्न महत्व है। पहला महत्व क्या है? तो यह पद्धति शाश्वत और सर्वमान्य है। यह जो पद्धति है शाश्वत है और सर्वमान्य है। इसे पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। लिनियस वैज्ञानिक ने जो मानव का नामकरण किया है होमो सेपियंस, इस होमो सेपियंस को पूरे दुनिया के वैज्ञानिक मान लिए हैं। पूरे विश्व के वैज्ञानिक माने कि आपका ये सही है जो अपना निकाला हुआ है।
दूसरा है भाषा बदलने पर भी इस पद्धति द्वारा किया गया नामकरण सदैव वही रहता है। मानव, हुमैन माने मानव होवे करता है। यह पद्धति किसी जंतु अथवा पादप के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान में सदैव सुविधाजनक होती है। जब किसी वस्तु को सूचना प्रदान करना हो, चाहे उसको समानताएं करना हो, उसमें यह नाम बहुत ही सहायक होता है। अगला हेडिंग दिया हुआ है वर्गीकरण और जैव विकास। वर्गीकरण और जैव विकास है। अत्यधिक लंबे समय अंतराल में जीवधारियों के अंदर उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं, जटिलताओं या परिवर्तनों को जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास बता रहा है कि अत्यधिक लंबे समय अंतराल में जीवधारियों के अंदर उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं, जटिलताओं या परिवर्तनों को जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास के कारण ही प्राचीनकालीन या आदिम जीवधारियों और वर्तमान जीवधारियों में व्यापक अंतर दिखाई पड़ता है। आजकल की जीवधारी और बहुत प्राचीन काल के जीवधारी दोनों में अंतर दिखाई देता है कि पहले के जीवधारी कैसे रहते थे, आज के जीवधारी कैसे हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्राचीन काल में पाए जाने वाले सरलतम और कम विकसित जीवों को आदिम जीव कहते हैं। आदिम जीवों की शरीर रचना में विकास और बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण तथा कथित उन्नत जीव और आधुनिक जीव उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक काल के जीवों में आदिम जीवों की अपेक्षा अधिक जटिलताएं पाई जाती है। अतः उन्नत जीवों को जटिल जीव कह सकते हैं। जैव विकास के कारण जीव में विभिन्नताएं और जटिलताएं उत्पन्न होती है। अतः विभिन्नताओं के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार जैव विकास और वर्गीकरण एक दूसरे से संबंधित हैं। जैव जीवों का विकास और जीवों का वर्गीकरण दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, आगे बदलती हुई परिस्थितियों में जीवधारियों में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण वे आज जीवित रह सके हैं। जो बढ़ती इतनी परिस्थितियां बदल रही परिस्थितियां कि जीवधारियों में ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसके कारण वे जीवित रह सके हैं। इस प्रकार वे अपने पूर्वजों से भिन्न होते चले गए। प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास की इस अवधारणा पर बल दिया है। चार्ल्स डार्विन वही है ने 1859 में उनकी एक पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है जो 1859 में लिखी हुए हैं। कौन? चार्ल्स डार्विन। जीव जंतुओं तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के विकास की स्थिति के आधार पर सभी जीवधारियों को दो बड़े समूह बांटा गया है। कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के आधार पर जीवधारियों को दो बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। ठीक है, लिखेंगे समझ में आएगा। प्रोकैरियोट्स क्या है? तो प्रोकैरियोट समूह के सभी जीवधारियों का शरीर मात्र एक ही कोशिका का बना होता है। जो भी प्रोकैरियोट्स जो जीव आएंगे प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत वो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं। और हम लोग बहुत से कोशिकाओं के बने होते हैं। हम लोग अनेक कोशिकाओं के बने हैं, परंतु ऐसे कुछ जीव होते हैं जो शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होता है। उनकी शरीर की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा होती है। उसको प्रोकैरियोटिक्स कहा जाता है, जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। इन जीवधारियों में लैंगिक जनन भी नहीं होता है। लैंगिक जनन सिर्फ क्या है? जीवधारियों कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा
और इसमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है।